चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन अगर कोई गैस एक्सपेंड कर रही है अगेंस्ट नो फोर्स, in other words if gas is expanding against vacuum then we say that the gas is expanding freely। तो आप बड़ा ऐसा लिख सकते हो कि फ्री एक्सपेंशन मीन्स गैस इज एक्सपेंडिंग अगेंस्ट नो फोर्स, या फिर ऐसे लिख दूं gas is expanding against zero pressure। और बिल्कुल ऐसे अगर सामान्य शब्द में अगर कहना चाहूं तो गैस इज एक्सपेंडिंग अगेंस्ट वैक्यूम। वैक्यूम के अगेंस्ट बड़ा आपकी गैस जो है वो एक्सपेंड कर रही है। इसके दो डायग्राम बन सकते हैं, बड़ा इस पर IIT एडवांस ने सवाल भी पूछ रखा है और उसके दो डायग्राम बन सकते हैं। मैं दोनों डायग्राम को दिखाता हूं। इनमें से एक डायग्राम पर IIT ने सवाल पूछ रखा था। पहला ऐसा कि आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट, ये सारी के सारे जो दीवारें हैं ये एडियाबैटिक वॉल्स हैं। एडियाबैटिक बोल दीजिए, बड़ा नॉन कंडक्टिंग बोल दीजिए, एक ही बात है। दीज आर नॉन कंडक्टिंग वॉल्स, सारी की सारी है। बीच में बड़ा आपके पास कोई पिस्टन है, ये भी नॉन कंडक्टिंग है एंड इट इज मासलेस। बड़ा बहुत कम मास है इसका, जीरो इनर्शिया मानना है इसका, आइडियल कंडीशन है, मासलेस है। इसके इस तरफ कोई गैस है, जो गैस है उसका प्रेशर P0 है, वॉल्यूम V0 है और टेम्परेचर T0 है। इस तरफ कोई भी एयर नहीं है, वैक्यूम है। हाँ, लेकिन ये जरूर कि इधर जो कंटेनर है उसका वॉल्यूम बड़ा लेट से V0 है, गैस का वॉल्यूम नहीं है, खाली जगह है, तो खाली जगह। टेम्परेचर डिफाइन नहीं कर सकते, जब गैसेस मॉलिक्यूल्स ही नहीं तो टेम्परेचर किस बात का, ठीक है। प्रेशर ऑफ कोर्स जीरो है। इस पिस्टन की अगर मैं बात करूं तो अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर A है तो लेफ्ट साइड से बड़ा फोर्स लग रहा है P0 इंटू A। इधर गैस है नहीं तो ऑफकोर्स उसने कोई फोर्स लगाया नहीं है। तो इस पिस्टन को यहां पर स्टेशनरी रखने के लिए ऑफकोर्स बड़ा मुझे इस तरफ कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर रखना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू P0 इंटू A होनी चाहिए, वरना ये पिस्टन इधर भाग जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि इस फोर्स को अचानक से रिमूव कर दिया। बेटा मैंने इस फोर्स को लगाना बंद कर दिया। जैसे मैंने इस फोर्स को लगाना बंद कर दिया तो इस पिस्टन पर इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, इस पिस्टन पर इधर की तरफ फोर्स लग रहा है P0 इंटू A। पिस्टन बहुत हल्का है, मासलेस है, तो ऑफकोर्स इस पिस्टन के पास इस तरफ एक तगड़ा जर्क आ जाएगा। सर जर्क क्यों बोल रहे हो? इंपल्सिव फोर्स आ जाएगा, ऐसे मान लेते हैं। सर ये P0 इंटू A इंपल्सिव कैसे हुआ? इंपल्सिव इसलिए हुआ क्योंकि ये जो पिस्टन है इसका मास तो बहुत कम है और इतने कम मास के लिए इतना सारा जो फोर्स है तो अच्छा खासा फोर्स होगा, और इस कारण से जो पिस्टन है इसके पास तगड़ा एक्सेलरेशन आएगा इस तरफ। मैं ये नहीं कह रहा कि फोर्स बहुत बड़ा है, लेकिन इस पिस्टन के लिए फोर्स बहुत बड़ा है क्योंकि पिस्टन का इनर्शिया तो बहुत कम है, और अगर पिस्टन का इनर्शिया बहुत कम है तो ऑफकोर्स उसके लिए फोर्स तो बहुत ही ज़्यादा है। जैसे इस तरह का एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को यहाँ सेंटर ऑफ मास चैप्टर के अंदर भी दिया था कि एक ही फोर्स अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए इंपल्सिव और नॉन इंपल्सिव हो सकता है। एक छोटी सी मक्खी है, हल्का सा मास है, उस पर आपने ये वाला फोर्स लगा दिया तो ऑफकोर्स ये वाला फोर्स जो है ये मक्खी के लिए इंपल्सिव है। यही फोर्स बड़ा मान लीजिए कि आपने इसे टेबल पे लगा दिया, चेयर पे लगा दिया, तो उसके लिए इंपल्सिव नहीं है। तो ये जो फोर्स आया है, ये जो गैस का जो फोर्स है, गैस की मॉलिक्यूल से टकरा रहे हैं, उन्होंने जो फोर्स लगाया ये फोर्स इंपल्सिव है। किसके लिए? पिस्टन के लिए, बिकॉज इसका इनर्शिया बहुत छोटा है, और इसका इनर्शिया बहुत छोटा तो जो पिस्टन है वो धड़ाम से आगे जाएगा, और जैसे ही धड़ाम से आगे जाएगा वैसे ही डायग्राम ऐसा बन जाएगा। पिस्टन जो होगा वो धड़ाम से आगे जाएगा और डायग्राम विल बी लाइक दिस। डायग्राम विल बी लाइक दिस। पिस्टन पहुंच जाएगा यहां पे। अब लेकिन जैसे पिस्टन यहां पहुंच जाएगा तो गैसेस मॉलिक्यूल्स तो पीछे रह गए।
गैसेस मॉलिक्यूल्स तो पीछे रह गए। अब गैसेस मॉलिक्यूल अचानक से जैसे पिस्टन यहां से यहां पहुंचा तो यहां जो गैसेस मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने देखा ओ माय गॉड, अचानक से वॉल्यूम बड़ा हो गया। अचानक से जो वॉल्यूम वी नॉट था वो कितना हो गया 2v नॉट। तो ये गैसेस मॉलिक्यूल अब वो खाली वाले रीजन के अंदर भागेंगे, खाली वाले रीजन के अंदर भागेंगे। तो बीच में एक केओस की स्टेट होगी, बीच में एक अफरा तफरी की स्टेट रहेगी और उस अफरा तफरी के स्टेट के अंदर ये जो गैसेस मॉलिक्यूल सिर्फ आधे हिस्से में थे, ये बाकी आधे हिस्से को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। ये जो केओस की स्टेट है, ये जो अफरा तफरी की स्टेट है, इसके अंदर ना तो हम इस पूरे के पूरे सिस्टम का वॉल्यूम डिफाइन कर सकते हैं नहीं, क्योंकि वो बड़ा गैस तो सिर्फ और सिर्फ इतने में फैली हुई है। फिर जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स इधर जाएंगे बेटा वैसे वैसे ऑफ कोर्स जो स्पेस गैस ने भर रखा है वो लगातार बढ़ेगा, तो हम एग्जैक्टली वॉल्यूम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। हम एक बार बीच में टेम्परेचर डिफाइन नहीं कर पाएंगे और ऑफ कोर्स प्रेशर भी डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस दीवार पर तो फोर्स ही नहीं लग रहा, इस वाली दीवार पर, इस वाली दीवार पर, इस वाली दीवार पर फोर्स लग रहा है। तो बीच में एक केओस का स्टेट आएगा और जो केओस का स्टेट आएगा उसके अंदर बेटा हम किसी प्रकार से ना तो प्रेशर डिफाइन कर पाएंगे, ना वॉल्यूम डिफाइन कर पाएंगे, ना टेम्परेचर डिफाइन कर पाएंगे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा कि ये जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं ये चलते 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 पूरे के पूरे रीजन के अंदर बड़े आराम से फैल जाएंगे। और जैसे पूरे पूरे रीजन में बड़े आराम से फैल गए, जो वॉल्यूम पहले वी नोट था बड़ा कितना हो गया 2v नोट, वॉल्यूम तो 2v नोट हो गया, वॉल्यूम तो बढ़ गया, अच्छी बात है। वर्क डन कितना होगा? आप बोलोगे सर वर्क डन इस गैस का, जरा सोच बेटा गैस का वर्क डन क्या है। गैस ने फोर्स लगाया है सामने की तरफ P नॉट इंटू ए, मानता हूं, लेकिन जब गैस ने फोर्स लगाया उस टाइम तो पिस्टन यहां पर है, जैसे पिस्टन मूव करने लगा तो गैस तो पीछे रह गई, बड़ा गैस तो पीछे रह गई। और जैसे गैस बड़ा पीछे रह गई हम कह सकते हैं कि गैस ने कोई वर्क डन नहीं किया। भाई वर्क डन का फॉर्मूला होता है F.ds। शुरुआत में जब पिस्टन यहां पर रेस्ट पे था तब गैस ने फोर्स लगाया, सही बात है, लेकिन पिस्टन का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, पिस्टन रेस्ट पे है। लेकिन एक बार जब पिस्टन मूव करने लग गया उस टाइम गैस रह गई पीछे, उस टाइम बेटा गैस रह गई पीछे, और जो गैस पीछे रह गई बेटा वो ऑब्वियस बात है उस पर फोर्स नहीं लगा पा रही। तो जब पिस्टन रेस्ट पे था उस टाइम पर फोर्स है लेकिन पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट नहीं है, और जब पिस्टन मूव कर रहा था उस टाइम गैस पीछे रह गई तो फोर्स नहीं है, उस टाइम बेटा पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि गैस ने किसी प्रकार का कोई वर्क डन नहीं किया है, बेटा गैस ने किसी प्रकार का कोई वर्क डन नहीं किया है। तो जब भी गैस इस तरह से अगेंस्ट जीरो फोर्स, अगेंस्ट वैक्यूम एक्सपेंड करेगी तो उस केस के अंदर आपका जो वर्क डन बाय गैस होगा बट इट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो बिकॉज इट इज एक्सपेंडिंग अगेंस्ट नो फोर्स। हाँ, इसी तरफ से बड़ा कोई ना कोई फोर्स लग रहा होता तो आपको भी थोड़ा फोर्स लगाना पड़ता, फिर पिस्टन धीरे धीरे मूव करता तो फोर्स भी इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ, फिर हम बड़े आराम से वर्क डन निकाल लेते जैसे हम आज तक पहले भी निकालते आए हैं। बट बेटा यहां पर इट इज एक्सपेंडिंग अगेंस्ट नो फोर्स, तो बेटा पिस्टन फटाक से आगे चला जाएगा, गैस पीछे रह जाएगी तो गैस बेटा फोर्स नहीं लगा पाएगी, और जिस टाइम पर फोर्स लगा रही थी उस टाइम पिस्टन रेस्ट पे था। आई होप यू गेट द पॉइंट। तो वर्क डन बाय गैस कम्स आउट टू बी जीरो, वर्क डन बाय गैस कम्स आउट टू बी जीरो। बाहर से अंदर और अंदर से बाहर हीट जा नहीं सकती तो डेल्टा क्यू वैसे जीरो, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। बेटा वर्क डन बाय गैस जीरो, हीट का आदान प्रदान भी जीरो, इसका मतलब डेल्टा यू भी जीरो, और डेल्टा यू जीरो इस बात का मतलब आपका चेंज इन टेम्परेचर जीरो। मेरी बात का गलत अर्थ मत निकालना, मैंने ये नहीं कहा कि पूरे रास्ते टेम्परेचर कांस्टेंट है, मैं कह रहा हूं कि इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर सेम है, बल्कि बीच वाला जो रीजन था जब गैस को अचानक से पता लगा कि वॉल्यूम मेरा दुगना हो गया, उस टाइम पर तो बीच के रीजन में तो हमारा टेम्परेचर डिफाइंड ही नहीं था, बेटा वो डिफाइंड ही नहीं था। तो ऐसा मत सोचना कि ये कोई आइसोकोरिक प्रोसेस है या फिर आइसोथर्मल प्रोसेस है, ना 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 ना, यह आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, भले ही इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर बराबर हो। हाँ, यह जरूर है कि अगर इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर बराबर है तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2, वॉल्यूम हो गया है डबल तो ऑफ कोर्स प्रेशर हो गया है हाफ, वॉल्यूम हो गया है डबल तो ऑफ कोर्स बड़ा प्रेशर हो गया है हाफ। दिस इज द फ्री एक्सपेंशन। तो आप इस बात को याद रख सकते हो कि फ्री एक्सपेंशन के केस के अंदर आपका जो वर्क डन आएगा बड़ा वो जीरो आएगा, और हाँ वर्क डन जीरो आएगा, डेल्टा यू भी जीरो आएगा, डेल्टा क्यू भी जीरो आएगा। दिस इज द केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन। कोई बच्चा मुझसे पूछ ले कि सर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व कैसा होगा, तो मैं कहूंगा कि शुरुआत जो थी गैस का वॉल्यूम V0 था, गैस का प्रेशर P0 था,
लेकिन ऐसा नहीं है कि आइसोथर्मल हो, लेकिन हुआ क्या कि वॉल्यूम डबल होकर हो गया 2V0 और प्रेशर हाफ होकर हो गया है P0/2। सिर्फ और सिर्फ ये वाली पोजीशन, सॉरी बेटा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ही डिफाइंड है। बीच रीजन के अंदर ग्राफ कैसा होगा हम नहीं बता सकते। व्हेन आई से नहीं बता सकते, आई मीन दैट कि यहां से यहां तक पहुंचने में बीच का जो अरेंजमेंट था, बीच में जब गैस एक्सपेंड हो रही थी उस टाइम पर ना तो हम प्रेशर डिफाइन कर पाएंगे, ना हम वॉल्यूम डिफाइन करेंगे और ना ही बेटा हम टेम्परेचर डिफाइन कर पाएंगे। ये प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर हम सिर्फ और सिर्फ कब डिफाइन कर पाएंगे? इनिशियली और फाइनली। आई होप इट विल बी ओके। आगे चलिए बच्चों, अब इसी बात को, मतलब इसी बात का एक डायग्राम और है, इसी बात का एक डायग्राम और है। सेकेंड डायग्राम इज लाइक दिस। सुनना बेटा, ये आपके पास सारे के सारे बेटा नॉन कंडक्टिंग है, एडियाबैटिक है। ठीक है बेटा, यहां पर गैस है, वॉल्यूम V0, प्रेशर P0, टेम्परेचर T0। इस तरफ वैक्यूम है, इस तरफ बेटा वैक्यूम है। बड़ा मान लीजिए कि आपने इस पिस्टन को, ये वाला पिस्टन बेटा इस बार फिक्स है। फिक्स करने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस तरफ से फोर्स है P0 × A, इस तरफ से फोर्स है नहीं, तो बेटा जरूर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स होगा, तो इस तरफ P0 × A लग रहा होगा और वो बेटा इस पिस्टन को फिक्स रखे हुए। मैंने बेटा इस पिस्टन में, सॉरी बेटा, पिस्टन में इस तरह से होल कर दिया। होल भी कर सकते हो, और बेटा हो सकता है बीच में कोई प्लग लगा हो, तो उस प्लग को आपने हटा दिया, तो जैसे होल आया बड़ा वैसे ही ऑब्वियस बात है कि इधर वाले गैसेस मॉलिक्यूल भागे भागे इधर आएंगे। जैसे ये गैसेस मॉलिक्यूल्स बड़ा भागे भागे इधर आएंगे, द गैस इज एक्सपेंडिंग, बट अगेंस्ट whom? इट इज एक्सपेंडिंग अगेंस्ट वैक्यूम, इट इज एक्सपेंडिंग अगेंस्ट जीरो प्रेशर, एंड इफ इट इज अगेन एक्सपेंडिंग थ्रू जीरो प्रेशर, तो ऑब्वियस बात है कि बेटा इसका वर्क डन क्या आएगा? जीरो। और बीच का एक टाइम ऐसा आएगा, बीच में एक समय ऐसा आएगा जब मैं पूरे के पूरे रीजन के अंदर ना तो वॉल्यूम डिफाइन कर पाऊंगा, ना टेम्परेचर, ना ही आपका प्रेशर। कब तक? जब तक कि ये सारा का सारा केओस का स्टेट खत्म ना हो जाए, जब तक ये अफरा तफरी का स्टेट खत्म ना हो जाए, जब तक ये गैस जहां पर जितनी डिस्ट्रीब्यूट होनी है उतनी हो जाए, तब तक मैं इसमें डिफाइन नहीं कर पाऊंगा। और फाइनली एक टाइम ऐसा आएगा जब ये बड़ा आपका बीच में आपने होल कर रखा है, गैसेस मॉलिक्यूल्स इस तरह से पूरे के पूरे रीजन के अंदर फैले होंगे, और पूरे के पूरे रीजन में अगर फैले होंगे तो पहले अगर वॉल्यूम V0 तो अप टू V0, पहले प्रेशर P0 तो अब P0/2, टेम्परेचर बड़ा पहले भी T0 और बाद में भी T0, पहले भी टेम्परेचर T0 और बाद में भी टेम्परेचर T0। इट डजंट मीन द प्रोसेस इज आइसोथर्मल। आई जस्ट वांट टू से, आई एम जस्ट सेइंग दैट कि डेल्टा वर्क डेल्टा क्यों जीरो है, क्योंकि बाहर से हीट अंदर नहीं आ सकती, अंदर से हीट बाहर नहीं आ सकती। वर्क डन अगेंस्ट जीरो फोर्स है, इसलिए वर्क डन आपका जीरो है, तो डेल्टा यू भी जीरो आना चाहिए। तो इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर बराबर है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे रास्ते टेम्परेचर बराबर है, इनिशियल टेम्परेचर डिफाइंड है, फाइनल टेम्परेचर डिफाइंड है। बीच में जब अफरा तफरी का केस है, जब आपका गैस एक्सपेंड कर रहा है, उस टाइम पर टेम्परेचर डिफाइंड नहीं है। आई होप इट्स ओके। तो ये दो तरह के डायग्राम बन सकते हैं फ्री एक्सपेंशन के। आई होप इट विल बी ओके। आगे चलते हैं, चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज हीट इंजन। हीट इंजन ऐसा अरेंजमेंट है जो हीट को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेगा, या फिर दूसरे शब्दों में कहूं तो हीट को वर्क में कन्वर्ट करेगा। बेटा लिखना, हीट इंजन इज सिस्टम which converts heat into मैकेनिकल एनर्जी, या फिर दूसरे में शब्दों में कहूं तो कन्वर्ट्स हीट इनटू वर्क डन। बेटा हीट को वर्क डन के अंदर कन्वर्ट करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लो, है ना, इस दौरान क्या होगा कि जो भी आपका हीट इंजन होगा, जैसे मैं अगर कहूं कि लेट से बेटा आपके पास ये कोई हीट इंजन है,
आपके पास ये कोई हीट इंजन है। इस हीट इंजन के अंदर बेसिकली आपके पास ये बड़ा कोई ना कोई कंटेनर है, ये बड़ा आपका उसको कोई ना कोई कंटेनर है, ये बड़ा कोई ना कोई कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर बड़ा कोई ना कोई गैस है आपके पास, इस तरह से कोई ना कोई गैस है, ठीक है। ये जो कंटेनर होगा ये कहीं ना कहीं से हीट लेगा, जिस किसी से ये हीट लेगा बड़ा वो हायर टेम्परेचर पर होगा और ये सोर्स होगा। जैसे गाड़ियों के अंदर बड़ा आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि अक्सर जो हम कार खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं, उनके अंदर ना उनका पावर बताने के लिए एक सीसी लिखा होता है, सेंटीमीटर क्यूब। बाइक आती है 100 सीसी की, 150 सीसी की, इवन 250 सीसी की, 500 सीसी की। दैट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस कंटेनर। गाड़ी में एक कंबशन इंजन होता है, उस कंबशन इंजन के अंदर जो हीट इंजन है, उस हीट इंजन के अंदर एक आपके पास कंटेनर होगा, कंटेनर में गैस होगी, उसका जो वॉल्यूम है वो आपका सेंटीमीटर क्यूब के अंदर होता है। बड़ा वही हमारे मेन काम की चीज़ है। जितना बड़ा कंटेनर होगा उतनी ज़्यादा हीट ले पाएगा, उतना ही ज़्यादा वर्क डन करेगा और ऑफ कोर्स गाड़ी का पावर उतना ही ज़्यादा होगा। तो जो छोटी कार्स आती हैं बड़ा उनका पावर ऐसे बड़ा 800 सीसी, 1000 सीसी। बड़ी कार्स आती हैं उनका बड़ा पावर ऑफ कोर्स 2000 सीसी, 2500 सीसी, इस तरह से। तो जितनी बड़ी कार होगी उसे उतना ही ज़्यादा मैकेनिकल वर्क करना होगा, जितना ज़्यादा मैकेनिकल वर्क करना होगा उतनी ज़्यादा हीट चाहिए होगी, जितनी ज़्यादा हीट चाहिए होगी आपका जो कंटेनर है उसका वॉल्यूम उतना ही ज़्यादा होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका जो कंटेनर है वो किसी सोर्स से हीट लेगा। जो हीट लेगा मैंने उसको क्यू इन लिख दिया है, बड़ा क्या लिख दिया, क्यू इन, ठीक है। अच्छा, जहाँ कहीं से ये हीट लेगा ऑफकोर्स उसका हाई टेम्परेचर होना चाहिए। हाई टेम्परेचर अक्सर जो हम गाड़ियों वगैरह में देखें तो पेट्रोल या डीजल जैसे जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनका हम कंबशन करते हैं, बड़ा उनको हम जलाते हैं। उनका जब कंबशन होगा तो इस रीजन के अंदर हाई टेम्परेचर जोन अपने आप क्रिएट हो जाएगा, हाई टेम्परेचर जोन लगातार क्रिएट हो जाएगा। इस हीट के आने से इस गैस में एक्सपेंशन कंप्रेशन लगातार चलते रहेंगे और वो एक्सपेंशन कंप्रेशन ही मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होते हैं। एक्सपेंशन कंप्रेशन जो भी इसके अंदर हुए वो सारे के सारे साइक्लिक प्रोसेस होंगे। पहले बड़ा वॉल्यूम बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर वॉल्यूम बढ़ेगा, फिर घटेगा, सारे के सारे साइक्लिक प्रोसेस होंगे। इस दौरान ये सारा का सारा सिस्टम जो है ये अपने अंदर से कुछ न कुछ हीट को बाहर भी निकालेगा। जहां बाहर निकालता है उसे हम सिंक कहते हैं, बड़ा क्या कहते हैं, सिंक। और सिंक का जो टेम्परेचर होगा बड़ा वो कम होगा, दैट इज TL। बड़ा क्या होगा, TL। और आपके पास इस सिस्टम ने कुछ न कुछ हीट बाहर निकालेगा, दैट इज लेट्स से Q आउट। हाई टेम्परेचर से ज़्यादा हीट लेगा और लोअर टेम्परेचर कम हीट देगा, और जो बची हुई हीट होगी उसी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर उसी को वर्क डन में कन्वर्ट करेगा। मैकेनिकल एनर्जी बोल दो और वर्क डन बोल दो, एक ही बात है। अगर इस पिस्टन का एक्सपेंशन कंप्रेशन अगर साइक्लिक प्रोसेस हुआ, जो हम पूरी कोशिश करेंगे कि साइक्लिक प्रोसेस हो, तो ऐसे केस में पूरे साइक्लिक प्रोसेस का आपका जो डेल्टा U है बेटा वो तो 0 होगा। सो डेल्टा Q शुड बी इक्वल टू वर्क डन प्लस डेल्टा U। वी नो दैट कि डेल्टा U इक्वल्स टू 0, तो डेल्टा Q आपका वर्क डन हो जाएगा। तो इसका मतलब डेल्टा Q कितना है, तो आप बोलोगे सर अंदर हीट आई है Q इन, बाहर हीट गई है Q आउट, और यही हमारा वर्क डन है। तो कुल मिलाकर Q इन हीट ली, Q आउट हीट बेटा बाहर निकाल ली, तो हमारे पूरे के पूरे सिस्टम ने कुछ ना कुछ वर्क डन कर दिया है। और इस वर्क डन की जो वैल्यू है बेटा दैट इज ऑफ कोर्स Q इन माइनस Q आउट। फेयर एनफ। इस तरह का जो हीट इंजन है बेटा इसकी हम एफिशिएंसी भी डिफाइन कर सकते हैं। साइक्लिक प्रोसेस से बेटा एफिशिएंसी में निकाल रहा हूं परसेंटेज के अंदर। एफिशिएंसी का फॉर्मूला बेटा मोर और लेस वही है जो हमने पहले से किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए पढ़ रखा है, दैट इज कि इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट ने कितना ज्यादा वर्क डन किया डिवाइड बाय हमने इसको कितनी हीट दी। परसेंटेज में निकालना हो तो मल्टीप्लाई विथ 100। वर्क डन हम जानते हैं कितना होता है, दैट इज Q इन, कितनी हीट आपने इस पूरे के पूरे कंटेनर को दी, माइनस उसमें से कितनी हीट बाहर निकली,
डिवाइड बाई क्यू इन इंटू 100, दैट इज एफिशिएंसी बेटा नीटा में लिख सकते हो 1 माइनस क्यू आउट अपॉन क्यू इन इंटू 100। ये बेटा आपके पास आ गई है एफिशिएंसी। तो इस तरह से आपका जो कंटेनर है उसका जो पिस्टन होगा बेटा बाहर आगे जाएगा पीछे आएगा, आगे जाएगा पीछे आएगा, आगे जाएगा पीछे आएगा, और इन एक्सटेंशन कंप्रेशन के दौरान वो हायर टेम्परेचर से लगातार हीट लेता रहेगा और लोअर टेम्परेचर को हीट देता रहेगा। हायर टेम्परेचर पर अगर हमारे गाड़ियों की अगर मैं बात करूं, हमारी कार्स की बात करूं, बाइक्स की बात करूं, तो हायर टेम्परेचर जोन जो है वो हम डीजल और पेट्रोल को जलाकर क्रिएट करते हैं, और हमारी जो गाड़ी का जो इंजन है हीट बाहर कहाँ निकालता है? ऑफ कोर्स हीट बाहर निकालने के लिए हम अलग से सिंक नहीं बनाते, गाड़ियों की अगर बात करें तो एटमॉस्फेयर में ही बाहर निकाल देता है। जैसे मान लो बाहर का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, तो बाहर का टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो जो हमारा गाड़ी का इंजन है वो लगातार बाहर ही हीट लगातार निकालता रहता है। आपने नोटिस भी क्या होगा कि गाड़ी 100-200 किलोमीटर चल जाए तो अगर हम उसका इंजन देखें तो काफ़ी हद तक गर्म हो चुका होता है। तो अक्सर ये जो सिंक है ये हमारा एटमॉस्फेयर ही होता है। अगर सवाल के अंदर कुछ नहीं दे रखा तो हम एटमॉस्फेयर को ही हम सिंक मान सकते हैं कि जो हमारा हीट इंजन है वो हायर टेम्परेचर से हीट लेगा और एटमॉस्फेयर को देगा। हायर कहाँ से लेगा बेटा? हायर टेम्परेचर से हीट लेगा और ऑफ कोर्स अपने सिंक में दे देगा। सिंक विल बी इन जनरल अवर एटमॉस्फेयर। फेयर इनफ। जिसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल लो बेटा, मान लीजिए कि आपके पास ये कोई कंटेनर है, ये बेटा कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में गैस है और पूरे के पूरे साइक्लिक प्रोसेस के अंदर इसने हायर टेम्परेचर जोन में, बड़ा वही हायर टेम्परेचर जोन कहाँ पर है? जहाँ आपने डीजल या पेट्रोल का कंबशन कर रखा है, वहाँ से कुल मिलाकर बड़ा मान लीजिए कि आपने 6000 कैलोरीज हीट ले ली। एक साइक्लिक प्रोसेस में 6000 कैलोरीज हीट ले ली, और इसने एटमॉस्फेयर को, हमारा जो हीट इंजन है उसने एटमॉस्फेयर को मान लीजिए कि 2000 कैलोरीज हीट दे दी। तो पूरे साइक्लिक प्रोसेस में 6000 कैलोरीज हीट ले ली और 2000 कैलोरीज हीट एनर्जी बाहर निकाल दी, तो आपके पास अब भी 4000 जूल एनर्जीज बची है। अब हम इस बात को तो समझ गए कि पूरा प्रोसेस साइक्लिक है, इसलिए ये डेल्टा यू में तो काम आएगा नहीं। तो आप कह सकते हो कि इस केस में आपका जो वर्क डन होगा दैट विल बी ऑफ कोर्स 4000 कैलोरीज। 4000 कैलोरीज। मैं आपसे पूछूं बड़ा एफिशिएंसी क्या होगा, तो आप बोलोगे सर एफिशिएंसी इज ऑफ कोर्स 4000 कैलोरीज। कितना वर्क डन किया डिवाइड बाई आपने हायर टेम्परेचर से कितनी हीट ली है, दैट इज 6000 कैलोरीज मल्टीप्लाइड बाई 100। आई थिंक बटा दिस कम्स आउट बी 66.67%। ये हमारे इस साइक्लिक प्रोसेस या फिर इस हमारे हीट इंजन की एफिशिएंसी। फेयर एनफ। जो बड़ी गाड़ियां होंगी, जो भारी गाड़ियां होंगी बेटा, उनके अंदर वर्क डन बहुत ज़्यादा करना होगा। वर्क डन बेटा अगर बहुत ज़्यादा करना होगा तो ऑफकोर्स हम बहुत ज़्यादा हीट चाहेंगे कि आए, बहुत ज़्यादा हीट आए, बहुत ज़्यादा वर्क डन हो, तो उसके लिए इस पिस्टन की साइज भी, इस कंटेनर की साइज भी ज़्यादा होनी चाहिए। और कंटेनर की साइज ज़्यादा होनी चाहिए इसलिए बेटा आपने नोटिस किया होगा कि जितनी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं उनके स्पेसिफिकेशंस अगर आप पढ़ते होंगे तो उसके अंदर है ना, जो भी आपका गाड़ी का हीट इंजन है या फिर जो इंजन है पेट्रोल इंजन है, उसके आगे सीसी के अंदर एक वैल्यू लिखी रहती है। छोटी गाड़ियों में, छोटे 4 व्हीलर्स में इसकी वैल्यू बड़ा 800 सीसी 1000 सीसी लिखी रहती है। बड़ी गाड़ी में 2000 सीसी 2500 सीसी इवन 3000 सीसी भी लिखी रहती है। फेयर एनफ। और जो गाड़ियां 3000 सीसी की या फिर 2000 सीसी की होती है बेटा, नोटिस करना कि उनका अक्सर माइलेज भी कम होता है। द रीजन इज वेरी ऑब्वियस। माइलेज इसलिए कम होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वर्क डन करती हैं, और बहुत ज़्यादा वर्क डन करने के लिए बहुत ज़्यादा हीट लेती हैं, और बहुत ज़्यादा हीट लेने के लिए बहुत ज़्यादा पेट्रोल और डीजल का कंबशन होता है, बहुत ज़्यादा पेट्रोल डीजल चलता है। जो हमारी छोटी कार्स होती हैं, खासतौर से मारुति वगैरह की 800 सीसी की जो गाड़ियाँ होती हैं उनकी बात करें तो उनका पिस्टन छोटा सा होता है, उन्हें वर्क डन छोटा सा करना होता है क्योंकि गाड़ी छोटी सी होती है तो उसको भगाने के लिए वर्क डन भी छोटा सा चाहिए होता है। वर्क डन छोटा सा चाहिए तो आपको हीट थोड़ी सी चाहिए, हीट थोड़ी सी चाहिए तो थोड़े से पेट्रोल को जलाकर ही, थोड़े से डीजल को जलाकर ही आपको हीट मिल जाएगी। तो आपने नोटिस किया होगा कि बड़ी गाड़ियाँ जो 2000 सीसी की 3000 सीसी की होती हैं, उनका एवरेज, उन गाड़ियों का जो एवरेज होता है ना, माइलेज, जैसे माइलेज बोलते हैं हाँ, उनका माइलेज जो होता है बेटा वो काफ़ी कम होता है। और जो हमारी छोटी गाड़ियाँ होती है बेटा, उनका एवरेज, उनका जो माइलेज होता है वो काफ़ी बेटर होता है। एंड द रीज़न इज़ वेरी ऑब्वियस। ज़्यादा हीट लोगे तो माइलेज बेटा उतना ही कम होगा, कम हीट लोगे माइलेज आपका ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अवर हीट इंजन। बड़ा ये हमारा हीट इंजन का कॉन्सेप्ट है।
आगे चलिए बच्चों, चलिए अब तरह तरह के बेटा हीट इंजन्स बन सकते हैं, है ना, एन नंबर ऑफ हीट इंजन्स बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। लेकिन हमारे कोर्स में एक स्पेसिफिक हीट इंजन है, दैट इज कार्नोट साइकिल। साइकिल शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि ऑफ कोर्स साइक्लिक प्रोसेस है, इसलिए बेटा हम कार्नोट साइकिल शब्द यूज कर रहे हैं। तो सारे के सारे हीट इंजन्स में सबसे ज्यादा जो यूज्ड है वो आपके पास कार्नोट इंजन है। कार्नोट हीट इंजन है और इसमें जो पूरा का पूरा प्रोसेस है बेटा दैट इज कार्नोट साइकिल, बेटा दैट इज कार्नोट साइकिल। अब बेटा इसमें सुनिएगा क्या प्रोसेस आपके पास। ये बेटा मान लीजिए कि आपके पास आपका कंटेनर, ये बेटा आपका कंटेनर, ये मूवेबल पिस्टन है, ये बड़ा फिक्स, ठीक है। ये बड़ा आपके पास ऑफ कोर्स सोर्स है हायर टेम्परेचर का। कैसे हायर टेम्परेचर मेंटेन रखते हो? डीजल पेट्रोल के जलाने से। बेटा कैसे? डीजल पेट्रोल के जलाने से, ठीक है बच्चों। इसमें कुल मिलाकर 4 प्रोसेस होंगे बेटा। मैं चारों प्रोसेस आपको दिखाता हूं, ग्राफ बनाएंगे बहुत आसान से, बहुत आसान से। चले, हाँ बेटा, ये हायर टेम्परेचर, बड़ा ऑफ कोर्स उधर लोअर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर देख लेंगे, सब देख लेंगे। इसके अंदर बड़ा आपकी गैस है। सबसे पहला प्रोसेस जो होगा इट विल बी आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो ऑब्वियस बात है बेटा कि वॉल्यूम तो बढ़ेगा। आइसोथर्मल है तो ये बात तय है कि डेल्टा यू तो 0 है। एक्सपेंशन है तो वर्क डन पॉजिटिव है, वर्क डन पॉजिटिव तो डेल्टा क्यू भी पॉजिटिव है। डेल्टा क्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब इस प्रोसेस में हीट अंदर आई है, इस प्रोसेस में हीट अंदर आई है। तो आपका जो पिस्टन है बड़ा वो थोड़ा सा बाहर आ जाएगा, ऐसे। पहले बड़ा आपका पिस्टन यहां था, अब थोड़ा सा बाहर। और इस केस में आपके सोर्स ने कुछ ना कुछ हीट दी है। लेट से बेटा इसने Q1 हीट दी है, Q1 बेटा आपका पॉजिटिव, Q1 हीट दी। अगला जो प्रोसेस होगा बेटा इट विल बी, ये प्रोसेस किसकी बात कर रहा हूं? कार्नोट साइकिल की। अदरवाइज बेटा इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइक्लिक प्रोसेस हो सकते हैं, उसमें से हम एक कुछ तो पढ़े भी थे बड़ा, साइक्लिक जो प्रोसेस पढ़ रहे थे हमने कुछ तो 3-4 तो पढ़े भी थे, उनमें से ऐसा बड़ा एक है, इसको हम कार्नोट साइकिल या कार्नोट इंजन कह सकते हैं। अगला जो प्रोसेस होगा बेटा इट विल बी एडियाबैटिक एक्सपेंशन। नेक्स्ट प्रोसेस विल बी एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन के अंदर हीट का कोई आदान प्रदान नहीं होगा, कोई बात नहीं, लेकिन एक्सपेंशन है तो वॉल्यूम बेटा अभी और बढ़ेगा। ले बेटा ये आपका सोर्स है, सोर्स का टेम्परेचर है TH। इस बार उसने कोई हीट नहीं दी है बेटा, इस बार कोई हीट नहीं दी, ठीक है। अंदर बेटा आपकी गैस भरी पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं। अगला जो प्रोसेस होगा बेटा इट विल बी, ये थर्ड प्रोसेस है बेटा, इट विल बी आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन में अब बेटा आपका वॉल्यूम जो है वो घटेगा, वॉल्यूम बेटा घटेगा, वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा। ये आपका सोर्स, इसका हायर टेम्परेचर TH। जब अब आपका बेटा अब वॉल्यूम घटेगा, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा यू तो 0, वॉल्यूम घटेगा तो वर्क डन नेगेटिव, वर्क डन नेगेटिव तो डेल्टा क्यू नेगेटिव, डेल्टा क्यू नेगेटिव। इसका मतलब इस गैस ने हीट ली नहीं है, दी है। अच्छा, दी किसको है? हायर टेम्परेचर को नहीं, ये हीट किसको देगा? लोअर टेम्परेचर को। तो अपने से कम टेम्परेचर वाला जो है, जिसको हम सिंक कह सकते हैं, जो लोअर टेम्परेचर पर है, उसको कोई ना कोई हीट दी है। लेट्स से बेटा आपने हीट दी है Q2,
बेटा क्या हीट दिया है, Q2। नाउ एक प्रोसेस, दो प्रोसेस, तीन प्रोसेस, नाउ द लास्ट प्रोसेस। लास्ट प्रोसेस इज एडियाबैटिक कंप्रेशन। बेटा लास्ट वाला है आपका एडियाबैटिक कंप्रेशन। और जैसे बेटा आपका एडियाबैटिक कंप्रेशन हो गया, पहले एक्सपेंशन, फिर एक और एक्सपेंशन, फिर कंप्रेशन, फिर एक और कंप्रेशन, और बेटा वापस से जो पिस्टन है वो एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे आ गया जिस पोजीशन पे वो शुरुआत में था। अगर इनिशियल प्रेशर P0 तो फाइनल प्रेशर भी P0, इनिशियल वॉल्यूम V0 तो फाइनल वॉल्यूम भी V0, इनिशियल टेम्परेचर T0 तो फाइनल टेम्परेचर भी T0। पूरा साइक्लिक प्रोसेस हो गया। पहले पहले आइसोथर्मिक एक्सपेंशन, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर आपका आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन। कुल मिलाकर 4 प्रोसेस हैं बेटा आपके। और फिर से अगर एडियाबैटिक है तो बेटा इस बार हीट का कोई आदान प्रदान नहीं है, आपने कोई बेटा हीट ली दी नहीं है। मैं आपसे पूछूं बेटा एफिशिएंसी कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर दैट इज वर्क डन अपॉन क्यू इन, परसेंटेज में निकालना है तो इनटू 100। बेटा बताओ कितनी हीट आपने अंदर दी है। आप बोलोगे सर 4 प्रोसेस में से 2 प्रोसेस में तो हीट का आदान प्रदान हुआ ही नहीं है, क्योंकि 2 प्रोसेस तो आपके एडियाबैटिक है। हाँ, एक में आपने हीट दी है Q1, एक में आपने हीट निकाल ली है Q2। तो कितनी हीट दी है, Q1 हीट दी है, वो भी कौन से प्रोसेस के अंदर, वो बेटा आपने ऑफकोर्स आइसोथर्मल एक्सपेंशन के अंदर। ऊपर वर्क डन लिखना है। वर्क डन की जहां तक बात है बेटा, वर्क डन प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। तुम जानते हो पूरा साइक्लिक प्रोसेस है, डेल्टा यू तो 0, तो वर्क डन की जो वैल्यू है वो डेल्टा क्यू है। डेल्टा क्यू हम जानते हैं बेटा कितना है, Q1 हीट आई है, Q2 हीट गई है, तो इट इज ऑफ कोर्स Q1 माइनस Q2 मल्टीप्लाइड बाई 100। दिस इज योर नीट। ये बेटा आपका नीट है। ये तो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए बेटा पूरी की पूरी साइकिल बनाई है। मुझे इतना समझाने की जरूरत नहीं भी थी, मैं इसका आपको ग्राफ से बेटर समझा सकता हूँ। ये तो फील कराने वाला तरीका था कि कैसे कैसे एक्चुअली बेटा जो पिस्टन है उसमें एक्सपेंशन हुआ, कंप्रेशन हुआ, वगैरह वगैरह। अब हम बेटा मुद्दे पे आते हैं कि आखिर इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, आखिर क्या इसकी सारी की सारी कैलकुलेशंस बनेंगी, देखते हैं। एंड बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है, आराम से बन जाएगी अपन लोगों से। सुनेगा नाउ कैलकुलेशन। ये बड़ा आपका प्रेशर, ये आपका वॉल्यूम। इनिशियली आपका जो कंटेनर था उसमें प्रेशर और वॉल्यूम ऐसे थे। सबसे पहले आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ। ले बेटा मान लीजिए बेटा ये जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ है ये T1 टेम्परेचर पर है। दिस इज स्टेट ए, बड़ा दिस इज स्टेट बी। ये बड़ा प्रेशर, ये वॉल्यूम, वॉल्यूम बड़ा बड़ा है। तो ए बी जो प्रोसेस है इट इज बेसिकली आइसोथर्मल एक्सपेंशन। फेयर एनफ। फिर इसके बाद क्या हुआ था याद करो, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अच्छी बात है बेटा, एडियाबैटिक का स्लोप थोड़ा सा ज्यादा होता है। आई एम होपिंग कि बेटा आपको याद होगा। ये बी से सी जो है बेटा आपका एडियाबैटिक। आइसोथर्मल का स्लोप कम, एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा। तो बी से सी जो है वो आपने गैस का एक्सपेंशन किया है। कैसे किया है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अच्छी बात है बेटा। फिर क्या किया था, आइसोथर्मल कंप्रेशन। कंप्रेशन मींस वॉल्यूम कम किया था। इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये बड़ा आपने वॉल्यूम कम किया और यहां कहीं बड़ा मेरे पास आ गया डी। सी से डी है आपके पास आइसोथर्मल कंप्रेशन। सी से डी है आइसोथर्मल कंप्रेशन। लास्ट क्या था, एडियाबैटिक कंप्रेशन। वॉल्यूम और कम करना है लेकिन एडियाबैटिकली। एडियाबैटिक का स्लोप बेटा और कम होगा, सॉरी एडियाबैटिक का स्लोप और ज्यादा होगा, आइसोथर्मल से ज्यादा। ये आपका एडियाबैटिक, और जहां से चले बेटा वहीं पहुंच गए।
C से D आइसोथर्मल है, इट इज हैपनिंग एट सम अदर टेम्परेचर, लेट से T2। याद करो बेटा, मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है, एक बार सारी चीजें लिख दो। D से A तक दिस इज योर एडियाबैटिक कंप्रेशन। चलिए बच्चों, बहुत आसान सी बात है बेटा, कोई बहुत टफ बात है इसमें है। ए पॉइंट पर बड़ा वॉल्यूम VA मान लूंगा, बी पॉइंट पर बड़ा वॉल्यूम में VB मान लूंगा, सी पॉइंट पर वॉल्यूम में VC मान लूंगा और डी पॉइंट पर वॉल्यूम VD मान लूंगा। ठीक है, आराम से छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। सबसे पहले ए से बी जो प्रोसेस है उसको देखते हैं। ए से बी जो प्रोसेस है बड़ा याद करो, आइसोथर्मल एक्सपेंशन था, आइसोथर्मल एक्सपेंशन था, तो उसके अंदर आपका डेल्टा यू तो जीरो हो गया। तो डेल्टा क्यू जो है दैट इज ऑफ कोर्स वर्क डन, एंड वर्क डन इज nRT1। बड़ा टेम्परेचर कितना है T1 लॉग ऑफ फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ये बड़ा आपका वर्क डन है, ये बड़ा आपका वर्क डन। T1 आपका हायर टेम्परेचर, T2 बड़ा आपका लोअर टेम्परेचर। T1 is temperature of source, T2 is बड़ा temperature of load। ठीक है बच्चों, आगे चले। बड़ा VB बड़ा है, VA छोटा है, तो ऑब्वियस बात है कि ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब डेल्टा क्यू पॉजिटिव है, मतलब हीट अंदर आई है। जो हीट अंदर आई है बेटा, मैं उसे एक बार के लिए Q1 भी लिख सकता हूं। क्या लिखता हूं? Q1 भी। कितनी हीट अंदर आई? Q1, या Q in लिख दो बेटा, Q in की वैल्यू आ गई nRT1 लॉग ऑफ VB अपॉन VA। बढ़िया बेटा। B से C तक आप लोग जानते बेटा डेल्टा Q जो होगा वो जीरो होगा, अच्छी बात है, अच्छी बात। C से D तक कंप्रेशन है आइसोथर्मल, बेटा C से D तक कंप्रेशन है आइसोथर्मल, तो आपका डेल्टा U तो जीरो, डेल्टा U जीरो है, तो आप कह सकते हो कि डेल्टा Q जो होगा वो वर्क डन के बराबर होगा। वर्क डन के बराबर होगा बेटा, फॉर्मूला क्या है? nRT2 लॉग ऑफ V फाइनल अपॉन V इनिशियल, दैट इज VD अपॉन VC। VD छोटा है, VC बड़ा है, लॉग ऑफ सम फ्रैक्शन विच इज लेस देन 1, बड़ा वैल्यू नेगेटिव आएगी, वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसका मतलब वर्क डन नेगेटिव है, वर्क डन भी नेगेटिव है, डेल्टा Q भी नेगेटिव है। डेल्टा Q नेगेटिव है, इस बात का मतलब ये है कि हीट अंदर नहीं आई है, हीट बाहर गई है, कुछ ना कुछ बेटा हीट बाहर गई है। ये जो हीट बाहर गई है बेटा, ये कहां गई है? टू सिंक। ये जो हीट आई है बेटा, ये कहां से आई है? फ्रॉम सोर्स। फिर ना, लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि कितनी हीट बाहर गई है, मान लो कि इसकी वैल्यू -100 जूल आई है, मान लो इसकी वैल्यू -100 जूल आई है, मगर आपसे ये पूछ लो कि कितनी हीट बाहर गई है, तो आप क्या जवाब दोगे? -100 जूल हीट बाहर गई है ये जवाब दोगे, या 100 जूल हीट बाहर गई ये जवाब दोगे? यही बोलोगे कि सर 100 जूल हीट बाहर गई है, तो आप बोलोगे सर जो हीट बाहर गई है उसकी वैल्यू है nRT2 लॉग ऑफ VC अपॉन VD। बेटा मैंने माइनस को कंपनसेट कर दिया, कैसे? लॉग VD अपॉन VC इज माइनस ऑफ लॉग VC अपॉन VD। इतना तो हल्का हल्का आता ही, ये अपनी Q आउट है। अगर कोई मुझसे पूछे कि अच्छा हाँ, मैं लास्ट स्टेप तो रह गया D से A, D से A जो प्रोसेस है बेटा वो एडियाबैटिक है, उसका डेल्टा Q विल बी जीरो। अब कोई मुझसे पूछ ले कि सर एफिशिएंसी ऑफ साइकिल क्या होगा, तो मैं लिखूंगा बेटा एफिशिएंसी ऑफ साइकिल इज वर्क डन डिवाइड बाय कितनी हीट दी है मल्टीप्लाई बाय 100। वर्क डन में दो स्टाइल से लिख सकता हूं, एक तो ये कि दिस प्लस दिस, ठीक है ना। एक स्टाइल और है बेटा वर्क डन लिखने की, क्या? वर्क डन लिखने की दूसरी स्टाइल क्या है? Q in माइनस Q आउट। दोनों में से जो पसंद हो, और समझदार बच्चों को पता है कि दिस प्लस दिस करो एक, या दिस माइनस दिस करो, बात तो एक ही है, एक ही बात बेटा। तो आप कह सकते हो
कि मेरे पास आ गया दैट इज 1 माइनस क्यू आउट अपॉन क्यू इन इंटू 100. दैट इज 1 माइनस बेटा क्यू आउट इज एन आर T2 log of VC upon VD divided by n r T1 log of VB upon VA into 100. नहीं ज़रूरत है बेटा मुझे इनकी, कोई खास, मेरा काम ऐसे चल जाएगा. तो मेरे पास अगर एफिशिएंसी का फॉर्मूला अगर देखो तो मेरे पास आ गया दैट इज 1 माइनस T2 log ऑफ VC अपॉन VD डिवाइडेड बाई T1 log ऑफ VB अपॉन VA, दिस टोटल मल्टीप्लाइड बाई 100. ये बड़ा आपकी एफिशिएंसी है. लेकिन फॉर्मूला हम थोड़ा और आसान कर सकते हैं, कर लेंगे. बड़ा मुझे VC VB इन सबको रिलेट करना है, कर लेंगे. जरा ध्यान से देखो कि यहां का जो वॉल्यूम है और यहां का जो वॉल्यूम है इनको मैं कैसे रिलेट कर सकता हूं. B से C तक आपका प्रोसेस एडियाबैटिक है. B से C तक अगर आपका बड़ा प्रोसेस एडियाबैटिक है तो आप बड़े आराम से ऐसा कह सकते हो कि मैं B से C तक लिख सकता हूं टेम्परेचर एट B T1, वॉल्यूम एट B रेज टू पावर गामा माइनस 1 इज टेम्परेचर एट C, बेटा C पर टेम्परेचर क्या है T2 इंटू वॉल्यूम एट C रेज टू पावर गामा माइनस 1. आई रियली होप बेटा आपको फॉर्मूला याद होगा. एडियाबैटिक प्रोसेस में T V रेज टू पावर गामा माइनस 1 इज कांस्टेंट. तो किसी भी दो पॉइंट के बीच में हम लिख सकते हैं T1 V1 रेज टू पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 रेज टू पावर गामा माइनस 1. इससे मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं कि T1 अपॉन T2 इज VC अपॉन VB रेज टू पावर गामा माइनस 1. ठीक है बेटा, ये इक्वेशन काम आएगी मेरे. यहां से यहां तक का प्रोसेस भी एडियाबैटिक है तो ये वाली बात तो यहां भी सही होनी चाहिए. तो लिखो बेटा टेम्परेचर एट D कितना बेटा T2 है क्या, T2 वॉल्यूम एट D रेज टू पावर गामा माइनस 1 शुड बी इक्वल टू टेम्परेचर एट A दैट इज T1 इंटू वॉल्यूम एट A रेज टू पावर गामा माइनस 1. मैं बड़े आराम से T1 अपॉन T2 को लिख सकता हूं VD अपॉन VA रेज टू पावर गामा माइनस 1. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2. ये भी T1 अपॉन T2 है, ये भी T1 अपॉन T2 है. दोनों को बराबर करना. जैसे मैंने दोनों को बराबर किया मेरे पास आ गया VC अपॉन VB रेज टू पावर गामा माइनस 1 इज बेटा बेसिकली VD अपॉन VA रेज टू पावर गामा माइनस 1. बड़ा इस गामा माइनस 1 को उड़ा दो, मैं कह सकता हूं कि VC अपॉन VD VC अपॉन VB इज VD अपॉन VA. मैं भी लिख सकता हूं कि दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस. हम बड़े आराम से लिख सकते हैं कि VC अपॉन VD इज बेसिकली VB अपॉन VA. VC अपॉन VD इज बेसिकली VB अपॉन VA. तो लॉग ऑफ दिस बड़ा क्या हो गया, कैंसिल. और हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि एफिशिएंसी का कितना प्यारा फॉर्मूला आ गया है कि एफिशिएंसी इज 1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू 100, या फिर एफिशिएंसी इज T1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू 100. T1 क्या है और T2 क्या है. T1 आपका हायर टेम्परेचर, T2 बेटा आपका लोअर टेम्परेचर. T1 आपके सोर्स का टेम्परेचर, T2 बेटा आपके लोड का जो टेम्परेचर होगा. तो आप बड़ा बड़े आराम से कह सकते हैं कि एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला आया है इट इज हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर अपॉन हायर टेम्परेचर मल्टीप्लाई विथ 100. या तो बड़ा ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, या फिर ऐसे बोल दो कि दैट इज टेम्परेचर ऑफ सोर्स माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक अपॉन टेम्परेचर ऑफ सोर्स इंटू 100.
दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी। ये बेटा हमारे एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, चाहे तो हम बेटा इसको याद रख सकते हैं। हमारे बहुत सारे काम तो सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले को याद रखने से ही बन जाएंगे। हालांकि मैंने इसका पूरा प्रूफ बताया तुम लोगों को कि कितना प्यारा सा प्रूफ है, सिंपल वही जो हमने बातें पहले से सीख रखी हैं, है ना, उन सब का अच्छा खासा यूज था और हम बड़े आराम से इस काम को कर सकते थे। लेकिन प्रूफ अच्छा था बेटा इसका, और मुझे लगता है कि मेरे बच्चों को प्रूफ बढ़िया समझ में आ भी गया होगा और थोड़ी बहुत इक्वेशंस भी इस तरह के लगाना तुम सीखे ही होंगे। फेयर एनफ। एफिशिएंसी का फॉर्मूला मेरे पास आ गया, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर अपॉन हायर टेम्परेचर इंटू 100। हायर टेम्परेचर बेटा ऑफ कोर्स सोर्स का है, लोअर टेम्परेचर बेटा ऑफ कोर्स सिंक का है। और ये एफिशिएंसी है क्या? एफिशिएंसी है कितना वर्क डन किया है डिवाइडेड बाई आपने सिंक से कितनी हीट ली है मल्टीप्लाइड बाई 100। अच्छा बेटा, एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं हो सकती। पहली बात तो एफिशिएंसी 100% होने का मतलब ये है कि जितनी आपने हीट सोर्स से ली है वो सारी के सारी वर्क डन में कन्वर्ट हो गई है, दोनों बराबर हो जाएंगे, तभी तो बेटा आपकी एफिशिएंसी 100% होगी। लेकिन ऐसा होने के लिए आपका टीएल जो है, जो लोअर टेम्परेचर है, वो 0 होना चाहिए। जो सिंक है उसका टेम्परेचर 0 होना चाहिए। अरे 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, कैलकुलेशन चेक करो बेटा। जो एनआरटी लॉग ऑफ वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल था उसमें टी किस में लिखते थे? केल्विन में। तो आपका जो टीएल है वो 0 केल्विन होना चाहिए। जो सिंक है उसका टेम्परेचर 0 केल्विन होना चाहिए। हम जानते हैं कि बेटा सिंक का टेम्परेचर 0 केल्विन नहीं हो सकता। 0 केल्विन तो किसी का भी नहीं हो सकता, 0 केल्विन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि फॉर एफिशिएंसी टू बी 100% वर्क डन शुड बी इक्वल टू क्यू इन। वर्क डन क्यू इन का मतलब है कि हीट इज टोटली कन्वर्टिंग इनटू मैकेनिकल एनर्जी या फिर वर्क डन। लेकिन ऐसा सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आपका जो लोअर टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर ऑफ सिंक है बेटा, वो 0 केल्विन हो। एंड वी नो दैट इट इज नॉट पॉसिबल। सिंक का टेम्परेचर 0 केल्विन करना, कोई 0 डिग्री सेल्सियस थोड़ी कि हाँ ठंड में 0 डिग्री सेल्सियस होगा। 0 केल्विन है, -273 डिग्री सेल्सियस, नॉट दैट अचीवेबल। और अगर ये 0 केल्विन नहीं हो सकता, इसका मतलब एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। इसका मतलब हीट जो है वो कभी भी कंप्लीट वर्क डन के अंदर कभी भी कन्वर्ट नहीं होगी, हमेशा कुछ ना कुछ लॉस होगा। और वो लॉस मतलब अगर आप 1000 जूल हीट लोगे तो ऐसा नहीं कि आप 1000 का 1000 वर्क डन कर दोगे। हाँ, अगर आप उस 1000 में से 900 अगर वर्क डन कर दोगे तो आपकी एफिशिएंसी 90% है। 100 जूल आपने अपने एनर्जी अब भी वेस्ट कर दिए और सिंक को दे दिए, तो कभी भी एफिशिएंसी 100% नहीं होगी। तो बेटा इसको हम एक तरह से थर्मो डायनामिक्स सेकेंड लॉ भी कहते हैं। एंड इट सेज दैट कि एफिशिएंसी ऑफ ए साइकिल कैन नॉट बी 100%। बेटा किसी भी साइकिल की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। दूसरी बात मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि थर्मोडायनामिक्स सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट कि एंटायर हीट कैन नॉट कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी और वर्क। सारी की सारी जो हीट है बेटा वो वर्क के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ आपका लॉस रहेगा ही रहेगा। ठीक है बेटा, इनको हम थर्मोडायनामिक्स सेकेंड लॉ भी ऐसे सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि न्यूटन से थर्मोडायनामिक्स सेकेंड लॉ जो है वो मोर और लेस इस तरह की बातें करता है। फेयर एनफ बच्चों, चलिए बेटा कुछ सवाल कीजिए। अच्छा बेटा एक मिनट, मैं एक छोटा सा डायग्राम और बना रहा हूं। अगर ये आपका कार्नोट इंजन है या कार्नोट साइकिल इंजन है, तो ये आपके सोर्स से, जो सोर्स है जिसका हायर टेम्परेचर है,
उससे कुछ ना कुछ हीट लेगा, जिसे मैं क्यू इन लिख रहा हूं, और इसमें से कुछ हिस्सा, सारी तो नहीं, कुछ हिस्सा बाहर निकाल देगा। बाहर किसको देगा? सिंक को, जिसका लोअर टेम्परेचर है। बाकी बचा हुआ जो एनर्जी है उसका वर्क डन हो जाएगा, और आप वर्क डन कह सकते हो कि सिंपली इट विल बी Q1 माइनस Q2। ठीक है बच्चों, और आप कह सकते हो कि इसकी एफिशिएंसी का हमने अभी भी फॉर्मूला याद कर लिया था, दैट इज वर्क डन अपॉन कितनी हीट बेटा आपने, ओह इसे Q आउट लिख देता बेटा, इसे Q इन लिखा, उसे Q आउट, वर्क डन अपॉन Q इन मल्टीप्लाई विथ 100, और इसका फॉर्मूला बेटा क्या आएगा? T1 सॉरी बेटा TH लिखा हुआ है क्या, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर अपॉन हायर टेम्परेचर इनटू 100। तो किसी भी कार्नोट साइकिल के अंदर आप एफिशिएंसी इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, वेरी सिंपल। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे बेटा इस बात को आप। आगे चलते हैं बेटा, कुछ एग्जांपल्स करते हैं इस बात में बेटा, कुछ एग्जांपल्स करते हैं। आपके पास ये बेटा एक कार्नोट इंजन है, ये आपका सोर्स है। जो सोर्स है बेटा उसका टेम्परेचर 327 डिग्री सेल्सियस है, और ये बेटा आपके पास सिंक है जिसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। इसमें से हीट लेगा बेटा, इसको हीट देगा, और ऑफ कोर्स बेटा कुछ ना कुछ वर्क डन भी करेगा। मैं एक ही कॉम्प्रिहेंशन से बहुत सारी बातें बताने के मूड में हूं। पहला, फाइंड एफिशिएंसी ऑफ साइकिल। बेटा साइकिल की एफिशिएंसी बताओ, बिल्कुल बताएंगे। एफिशिएंसी इज हायर टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस में नहीं बेटा, केल्विन में। 327 प्लस 273 600 केल्विन माइनस लोअर टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस में केल्विन, दैट इज 300 अपॉन हायर टेम्परेचर बट दैट इज 600। परसेंटेज में निकालना चाहो तो 100 बट दैट कम्स आउट टू बी 50%। हालांकि ये जो ऊपर आपने TH माइनस TL किया है, ये आप डिग्री सेल्सियस में लिखते ना तो भी 300 आता बेटा, 327 माइनस 27 300 आता, क्योंकि डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर जो है वो चाहे आप केल्विन में लिखो चाहे डिग्री सेल्सियस में लिखो सेम ही आएगा। ये आपकी एफिशिएंसी है 50%। 50% एफिशिएंसी है, इस बात का अर्थ ये है कि जितनी हीट ये हायर टेम्परेचर से लेगा उसका सिर्फ और सिर्फ 50% ही वर्क डन कर पाएगा, बाकी 50% हमेशा ये वेस्ट कर देगा। ठीक है ना। दूसरा सवाल, इफ हीट extracted from source is 5000 calories, find work done and heat ejected to sink। बड़ा सिंक को कितनी हीट दी ये बताओ। वैसे तो बड़ा ठीक है, वैल्यूज इतनी आसान थी कि आप ओरली कह सकते हो कि सर 5000 कैलोरीज अगर हीट ली है तो 2500 कैलोरी तो सिंक के पास जाएगी और 2500 कैलोरी ही वर्क डन होगा, क्योंकि एफिशिएंसी तो 50% है। लेकिन कोई बच्चा कहता है सर फॉर्मूले से करना चाहूँ, बड़ा फॉर्मूले से कर सकते हो। एफिशिएंसी इज वर्क डन डिवाइड बाई कितनी हीट बेटा आपने ली है, कितनी हीट ली बेटा 5000 into 100 should be the efficiency, that is 50। बड़ा बड़े आराम से आप कह सकते हो कि वर्क डन मेरे पास आ गया 2500 ऑफ कैलोरीज। इसका मतलब 5000 कैलोरीज अगर ली हैं तो 2500 कैलोरीज का तो वर्क डन हो गया, बाकी 2500 कैलोरीज आपकी सिंक में चली गई है। तो कोई मुझसे पूछे कि कितनी हीट आपने सिंक को दी है या फिर आपने आउट की है, तो आप कह सकते हो दैट इज 2500 कैलोरीज। फेयर इनफ। आगे चलिए बच्चों, इसमें तीसरा सवाल बेटा, इफ
वर्क डन बाय दिस इंजन इज टू बी 4 kilojoule. Find heat extracted from source. बेटा अगर मुझे 4000 किलो जूल अगर वर्क डन करना है तो इस सोर्स में से कितनी हीट लूँ? ऑफ कोर्स 4000 किलो जूल से ज़्यादा लोगे, क्योंकि कुछ तो बड़ा आपको सिंक को भी देनी पड़ती है, सारी की सारी हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं होती। हालांकि वैल्यूज इतनी आसान है कि बच्चे बेटा घर पे बैठे बैठे डायरेक्ट बोल रहे होंगे सर 8 किलो जूल आंसर आना चाहिए। बेटा बिल्कुल सही है। फॉर्मूले से वो करना चाहे तो बेटा एफिशिएंसी इज वर्क डन। बेटा कितना वर्क डन चाहिए आपको? आपको मुझे वर्क डन चाहिए 4 किलो जूल। सिंक में से कितनी हीट निकालनी है? मल्टीप्लाई बाय 100 शुड बी इक्वल टू 50। बड़ा सॉल्व करते ही क्यू इन की वैल्यू आ गई मेरे पास 8 किलो जूल। इसका मतलब 8 किलो जूल हीट अगर तुम सोर्स से लोगे तो 4 किलो जूल आपका वर्क डन होगा, बाकी 4 किलो जूल बेटा आपकी सिंक के पास चला गया। फेयर एनफ बच्चों, आगे चलते हैं। इसी बात पे एक सवाल बेटा और कर लेते हैं। बड़ा इसी बात पे एक सवाल और कर लेते हैं। ये आपके पास बड़ा हीट इंजन, ये बड़ा आपका सोर्स, इसका हायर टेम्परेचर बड़ा लेट से TH, यहां से हीट आएगी। ये बड़ा आपका सिंक, बड़ा सिंक अलग से नहीं लगाया है। मान लीजिए कि हीट इंजन जो है वो एटमॉस्फेयर को ही हीट दे रहा है, और एटमॉस्फेयर का बड़ा मान लेते हैं कि टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। ऑफ कोर्स यहां से कुछ हीट लेगा, सिंक को कुछ देगा, बाकी बचा हुआ ऑफ कोर्स आपका वर्क डन होगा। सिंक से अगर क्यू इन हीट ली है, सॉरी बेटा सोर्स से अगर क्यू इन हीट ली है और सिंक को अगर क्यू आउट हीट दी है, तो वर्क डन की वैल्यू ऑफ कोर्स होगी क्यू इन माइनस क्यू आउट। फिर ना मेरा सवाल बेटा ये है, फाइंड टेम्परेचर ऑफ सोर्स इफ एफिशिएंसी इज 40%। बट अगर 40% एफिशिएंसी है तो इस सोर्स का टेम्परेचर कितना है? वेरी इजी, वी नो दैट कि एफिशिएंसी इज हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर अपॉन हायर टेम्परेचर मल्टीप्लाई विथ 100 एंड आई वांट इट टू बी 40। सिंपल बेटा। 300 क्यों लिखा? बेटा हम तो केल्विन में लिखते हैं। मेरे पास आ गया TH माइनस 300 अपॉन TH इज ऑफ कोर्स 4/10। बड़ा आराम से कह सकता हूं कि 10 टाइम्स हायर टेम्परेचर माइनस 3000 इज 4 टाइम्स TH, और मेरे पास बड़ा ये आ गया 6 टाइम्स TH इज इक्वल्स टू 3000। बड़ा TH की बड़ा वैल्यू मेरे ख्याल से आ गई है 500 केल्विन। इसका मतलब आपका जो सिंक है उसका टेम्परेचर इस केस में 500 केल्विन होना चाहिए। फेयर इनफ। ये 40% एफिशिएंसी, इस बात का मैं अर्थ अब अलग से सवाल तो क्या करूं बेटा, पिछले सवाल तो तुम सारी बातें समझ गए हो। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आपने सोर्स से 100 जूल अगर एनर्जी ली है तो आप सिर्फ और सिर्फ 40 जूल का ही वर्क डन कर रहे हो। एफिशिएंसी का अर्थ ये, बाकी 60 जूल जो है वो थोड़ा कहां गया है? सिंक पे। और ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि 100 जूल हीट लो और 100 जूल ही वर्क डन हो जाए, ऐसा तो कभी नहीं होगा। हाँ, थ्योरेटिकली ऐसा तब होगा जब आपके सिंक का टेम्परेचर 0 केल्विन हो, जो हम जानते हैं बेटा कभी नहीं होगा। सिंक का टेम्परेचर 0 केल्विन नहीं होगा, 0 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, 0 केल्विन नहीं होगा। तो एफिशिएंसी 40% इस बात का अर्थ है कि 100 जूल एनर्जी आएगी तो 40 जूल का वर्क डन होगा, बड़ा बाकी 60 जूल आपकी वेस्ट होगी। आई होप यू गेट द पॉइंट। तो ये हमारे बेटा है कार्नोट साइकिल। इस पर खूब सारे सवाल बड़े आराम से जेईई मेन में पूछ रखे हैं। एडवांस के अंदर भी इसका सवाल बड़े आराम से आ सकता है और मोर और लेस वैसा ही आएगा जैसा हम लोगों ने क्लास के अंदर कर रखा। आगे चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज एक छोटा सा टॉपिक है रेफ्रिजरेटर। बड़ा हेडिंग लिखिए, रेफ्रिजरेटर
या फिर इसका एक नाम और लिख सकते बेटा, दैट इज रिवर्स हीट इंजन। किस तरह से ये हीट इंजन का रिवर्स है, इस बात को भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जैक्टली रेफ्रिजरेटर करता क्या है। वैसे तो आप लोग जानते हो कि रेफ्रिजरेटर या फ्रिज क्या करता है, बट मैं इसकी एक फिजिकल सेंस बता रहा हूँ, फिजिक्स के सेंस बता रहा हूँ, फिजिकल नहीं सॉरी, फिजिक्स के सेंस बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि बेटा आपके पास ये फ्रिज है, ये हमारा रेफ्रिजरेटर है, और इसके अंदर -1 डिग्री सेल्सियस पर आइस है। लेट्स से अंदर -1 डिग्री सेल्सियस पर आइस। बाहर हमारा जो रूम है उसका टेम्परेचर लेट्स से 27 डिग्री सेल्सियस है। ऑफ कोर्स अगर रेफ्रिजरेटर काम नहीं कर रहा होता देन वी नो दैट कि स्पॉन्टेनियसली हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हीट अपने आप हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर जाती है बिना किसी एक्सटर्नल एफर्ट के। हम चाहते हैं, मतलब रेफ्रिजरेटर चाहता है कि आइस जिसका टेम्परेचर -1 डिग्री सेल्सियस है उसका टेम्परेचर घटकर -2 हो, -3 हो, -4 हो, -5 हो, तो वो इस आइस में से हीट निकालेगी और बाहर फेंकेगी। इट मीन्स दैट कि हीट विल फ्लो फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। तो रेफ्रिजरेटर का जो काम है वो हीट को बाहर फेंकना है, हीट को ऐसे बाहर फेंकना है। और कहां से कहां? लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर। हायर से लोअर तो अपने आप जाती थी, लोअर से हायर भेजेगा कौन? रेफ्रिजरेटर। और इससे क्या होगा कि आइस जो है उसका टेम्परेचर ऑफ कोर्स हल्का फुल्का कम होगा, रूम का टेम्परेचर थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। हालांकि रेफ्रिजरेटर से ऐसा तो नहीं कि रूम का टेम्परेचर 27 से बढ़कर बड़ा 32 डिग्री सेल्सियस के लिए हल्का फुल्का फर्क पड़ सकता है। आप नोटिस भी क्या होगा कि रेफ्रिजरेटर जो होता है उसके पीछे बड़ा खूब सारी ताड़ियाँ सी लगी होती हैं और वहाँ से लगातार हीट निकलती रहती है और वहाँ पर बड़ा सारा रीजन थोड़ा सा गर्म होता है एज कम्पेयर टू बाकी रूम। तो जो रेफ्रिजरेटर है वो अपने अंदर जो रखा हुआ सामान है, चाहे एप्पल्स हो, चाहे बड़ा कोई और फ्रूट्स हो, चाहे वेजिटेबल्स हो, चाहे बड़ा वाटर हो, चाहे आइस हो, उसमें से लगातार हीट बाहर निकालता रहता है। और अपना जो पीछे जो, अगर अपने रेफ्रिजरेटर को पीछे से अगर देखा हो तो ऐसे मेटेलिक रोड्स वगैरह लगी रहती है, उनके थ्रू लगातार हीट बाहर निकालता रहता है। और ये बाहर निकालना इतना आसान काम है नहीं, क्योंकि हम जानते हैं आसान काम तो हीट का हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर जाना है। यहां पर तो लोअर से हायर भेज रहे हो, तो इसके लिए आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे, इसके लिए आपको वर्क डन करना पड़ेगा। फेयर एनफ। तो चलिए बेटा बात सुनिए, मैं यहां पर क्या कहना चाहता हूं। हीट spontaneously flows from higher temperature to lower temperature। अगर लोअर से हायर टेम्परेचर आपको हीट भेजनी देन वी हैव टू डू सम वर्क, वी हैव टू डू सम एक्सटर्नल वर्क। तो बड़ा एक बात और लिखिए, इफ we want to transfer heat from low temperature to high temperature, work done by external agent is required। कोई एक्सटर्नल एजेंट होगा जो बड़ा वर्क डन करेगा। इस रेफ्रिजरेटर वाले केस में जो एक्सटर्नल एजेंट आता है वो बड़ा ऑफ कोर्स जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है बड़ा वो है, ये जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये ऑफ कोर्स बड़ा कोई ना कोई वर्क डन करती है। और ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो वर्क डन करती है उसके कारण हीट जो है वो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर जा पाती है। तो वैसे सिंपल शब्दों में तो ऐसा कह सकता हूं कि रेफ्रिजरेटर पर वर्क डन करेंगे, और रेफ्रिजरेटर पर अगर वर्क डन करोगे तो उस केस के अंदर रेफ्रिजरेटर जो होगा वो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर तक एनर्जी भेज पाएगा।
लेकिन ये जो हम रेफ्रिजरेटर वर्क डन कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में। रेफ्रिजरेटर को बड़ा ऑफकोर्स हमें किसी इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स से लगाना पड़ेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी का जो सोर्स होगा वो रेफ्रिजरेटर पर वर्क डन करेगा, और वो जो वर्क डन करेगा उसके कारण हीट जो है वो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर जा पाएगी। तो आप ऐसा कह सकते हो कि जो अपना इलेक्ट्रिसिटी का जो सोर्स है वो रेस्पॉन्सिबल है इस वर्क डन के लिए। तो हम एक बात और लिख सकते हैं, इन refrigerator electrical energy supply source does work on it। बड़ा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सप्लाई सोर्स है वो वर्डन करता है रेफ्रिजरेटर पर, और वो वर्डन करता है रेफ्रिजरेटर, और उसके कारण रेफ्रिजरेटर जो है वो लोअर टेम्परेचर से हीट निकालकर हायर टेम्परेचर को दे पाता है। ठीक, ये सिंपल सी बात है, ये बड़ा सिंपल सा हमारा फंडा है। तो बड़ा सुनेगा अगेन इस बात को। अगेन ये एक रिवर्स साइकिल है, इसके अंदर बड़ा अगेन आपके जो रेफ्रिजरेटर है उसके अंदर अगर वो पता हो तो कुछ गैसेज होती हैं, वो गैसेस बड़ा एक्सपेंड वगैरह होती है, और उनके एक्सपेंशन वगैरह से बड़ा इस तरह के वर्डन्स आते हैं। हम उसकी एग्जैक्ट डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है हम लोग को। हालांकि बड़ा पुराने ज़माने के अंदर तो रेफ्रिजरेटर के अंदर CF2Cl2 गैस यूज़ किया करते थे, आजकल तो और भी तरह की गैसेस वगैरह आती हैं, तो उन गैसेस के एक्सपेंड होने से वर्डन वगैरह होते थे। हमें तो सिर्फ और सिर्फ इस बात से मतलब है कि हमने रेफ्रिजरेटर में वर्डन किया, और उसके कारण रेफ्रिजरेटर ने जो है वो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर तक एनर्जी भेज दी, हीट भेज दी। फेयर इनफ। ये काफ़ी हद तक बड़ा हमारे हीट इंजन से उल्टा है। अगर हम हीट इंजन की बात करें, अगर बड़ा हम हीट इंजन की अगर बात करें तो हमारा जो हीट इंजन था कार्नोट साइकिल बेस्ड, वो एक सोर्स से एनर्जी लिया करता था। लेट से बड़ा सोर्स का टेम्परेचर है T1, उससे Q1 एनर्जी लिया करता था, और सिंक को जिसका टेम्परेचर T2 है उसे Q1 से कम एनर्जी देता था, लेट से Q2 हीट दी, बाकी जो था वो वर्क डन में यूज कर लेता था, दैट इज ऑफ कोर्स Q1 माइनस Q2। इसका टेम्परेचर T1 बड़ा इसका टेम्परेचर T2। तो हम इस बात को देख चुके हैं कि हम प्रूव कर चुके हैं कि Q1 अपॉन Q2 का जो रेशो है बड़ा आपके पास वो T1:T2 आया था। हमने यहाँ पर एफिशिएंसी भी डिफाइन किया था, दैट वाज वर्क डन अपॉन Q1 मल्टीप्लाइड बाई 100, और हमारे पास बड़ा फॉर्मूला आया था T1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू 100। ये बड़ा आपकी एफिशिएंसी आई थी। यहां पर तो हीट इज कन्वर्टिंग इनटू वर्क डन, बेटा यहां पर तो हीट इज कन्वर्टिंग इनटू वर्क डन। हमारे रेफ्रिजरेटर के अंदर मामला बड़ा उसका जस्ट उल्टा है, जस्ट उल्टा है। सुनिए कैसे। ये बड़ा आपका रेफ्रिजरेटर, या फिर रिवर्स हीट इंजन। ठीक है बच्चों, ये हीट निकालेगा सोर्स से। जो सोर्स है बेटा इस बार उसका टेम्परेचर कम है, उसका टेम्परेचर बेटा लेट से कम है। ठीक है बेटा, सोर्स कौन है आप जानते हो। रेफ्रिजरेटर के अंदर अगर मान लीजिए बेटा कुछ फ्रूट्स पड़े हैं, अंदर मिल्क पड़ा है, अंदर बेटा मान लेते हैं कि वाटर पड़ा है, उनमें से हीट लेगा। लेट्स से बेटा इसने हीट जो खींची है, लेट्स से इट इज Q1, लेट्स से बेटा इट इज Q1। ठीक है, और हम रेफ्रिजरेटर पर कुछ ना कुछ वर्क डन करेंगे। हम करेंगे W इज वर्क डन ऑन द रेफ्रिजरेटर। बेटा W वर्क डन हुआ है रेफ्रिजरेटर में, अच्छी बात है बेटा। W इज वर्क डन ऑन द रेफ्रिजरेटर। ये किसने किया, दिस इज डन बाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स।
जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स था उसने वर्टन किया। फिर इस रेफ्रिजरेटर ने कुछ न कुछ हीट जो है वो सिंक को दे दी। व्हाट इज द सिंक? अगर हमारा रेफ्रिजरेटर किचन के अंदर पड़ा है तो किचन सिंक है। अगर आपका रेफ्रिजरेटर बेटा मान लीजिए कि रूम के अंदर पड़ा है तो रूम आपका सिंक है। तो जो भी आपका सिंक है वो बेटा आपका रूम या किचन है, जिसका टेम्परेचर लेट से बेटा T2 है और उसको हीट दे दी है इसने लेट से बेटा कितनी, Q2। यहां पर अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन से अगर कहूं तो Q1 यहां से एनर्जी आई, W यहां से एनर्जी आई, मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि Q1 प्लस W इज इक्वल्स टू Q2। Q1 प्लस W इक्वल्स टू Q2। Q1 किससे हीट ली? रेफ्रिजरेटर के अंदर पड़े हुए एप्पल, मैंगो है ना, वेजिटेबल्स, उनमें से हीट निकाली। Q2 हीट दे दे किसको? आपके किचन को। और ऑफ कोर्स ये ऐसा अपने आप नहीं होगा, कोई ना कोई वर्क डन करना पड़ेगा। ये वर्क डन कौन करेगा? जो बड़ा इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है उस पर कोई ना कोई वर्क डन पड़े। मैंने सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन से ये वाली इक्वेशन लिख दी है। फेयर इनफ। मैं यहां से एक बात और बोल सकता हूं कि Q1 अपॉन Q2 इज विल बी T1 अपॉन T2। अगर बेटा अंदर का टेम्परेचर T1 है, बाहर का टेम्परेचर अगर T2 है, मैं इसको वापस से प्रूव नहीं कर रहा, बट इट विल बी T1 अपॉन T2 अगर कार्नोट साइकिल के हिसाब से चल रहा है तो। ठीक है बच्चों, आई रियली होप इतनी सी बात आपको याद भी रहेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स में से, मिल्क में से, वाटर में से इसने मान लीजिए कि 1000 जूल एनर्जी निकाली। अब 1000 जूल एनर्जी निकालकर 1000 के 1000 जूल किचन को नहीं देगा, बल्कि देने के लिए इस पर कोई ना कोई वर्क डन करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि जिस इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स से आपने लगा रखा है उसने इस पर 100 जूल वर्क डन किया, तो 100 जूल वर्क डन तो यहां से आ गया। 1000 जूल इसने एनर्जी बेटा किससे ले ली? हमारा बेटा जो अंदर का जो सामान पड़ा ना फ्रिज के अंदर, उससे ले ली। कुल मिलाकर इसके पास 1100 जूल एनर्जी है, और 1100 जूल अगर एनर्जी है तो ये किचन को जो एनर्जी देगा बेटा वो कितनी देगा? 1100 जूल। तो किचन को जितनी भी हीट देगा वो हमेशा जितनी इसने अंदर से हीट ली है उससे ज्यादा देगा। किचन से अगर सॉरी बेटा उसने अपने अगर अंदर से अगर 1000 जूल एनर्जी निकाली है तो किचन को बेटा कितनी देगा? 1000 से ज्यादा देगा। और जो एक्स्ट्रा दी है वो किसके बराबर है? वो ऑफ कोर्स रेफ्रिजरेटर पर होने वाले वर्क डन के बराबर है। आई होप यू गेट द पॉइंट। तो किसी रूम के अंदर अगर मैं रेफ्रिजरेटर को ओपन कर लूं, रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को खोल लूं, तो अब जैसे तुमने दरवाजे को खोल लिया तो रेफ्रिजरेटर है वो रूम को ही ठंडा कर रहा है, रूम को गर्म कर रहा है। रूम में से हीट निकाल रहा है, रूम को ही हीट दे रहा है, लेकिन रूम में से हीट निकालेगा कम और देगा ज्यादा। और जो एक्स्ट्रा दे रहा है वो किस कारण से दे रहा है? कि इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो लगातार उस पर कोई ना कोई वर्क डन कर रहा है। तो कोई हमसे पूछ ले कि कोई क्लोज्ड रूम है और आपने रेफ्रिजरेटर के दोनों दरवाजे खोल दिए, अगर डबल डोर है, अमीर लोग हो तो, अदरवाइज मेरी तरह अगर सिंगल डोर तो सिंगल डोर भी खोल सकते हो, तो आपने दरवाजा खोल लिया, तो बताओ कि रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? रूम का टेम्परेचर तो बढ़ेगा, क्योंकि जैसे आपने दरवाजा खोल लिया अब वो रेफ्रिजरेटर किसको ठंडा करने की कोशिश कर रहा है? रूम को। तो रूम में से हीट लेगा, रूम को ही हीट देगा, लेकिन हीट लेगा कम और देगा ज्यादा। और जो एक्स्ट्रा आया है वो क्या है? वो एक्स्ट्रा जो है वो ऑफ कोर्स रेफ्रिजरेटर पर जो वर्क डन किया किसने? इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स ने। और इस कारण से बेटा 1000 जूल एनर्जी रूम से लोगे, 1100 जूल अगर रूम का एनर्जी दोगे तो ऑफ कोर्स रूम का टेम्परेचर तो बढ़ेगा बेटा, रूम का टेम्परेचर तो बढ़ेगा। जो फंडा रेफ्रिजरेटर का है एग्जैक्टली वही फंडा हमारे एसी का है, एयर कंडीशनर का है। एग्जैक्टली वही फंडा बेटा एयर कंडीशनर का है। हमारा जो एयर कंडीशनर होता है बेटा वो रूम में से हीट निकालता है और अब उसका जो आउटडोर यूनिट होती है वो बेटा ऑफ कोर्स बाहर निकाल देती है। कहां पर? रूम के बाहर निकाल देती है। तो रूम के अंदर से हीट लेगी और रूम के बाहर निकाल देगी, मतलब बाहर। अगर आउटडोर यूनिट को भी आपने रूम के अंदर ही लगा दिया तो रूम में से हीट लेगी कम और आउटडोर यूनिट से हीट आएगी ज्यादा, तो रूम ठंडा नहीं होगा, रूम गर्म हो जाएगा। अगर आपने एसी भी अंदर लगा दिया और जो आउटडोर यूनिट होती है एसी की वो भी अंदर लगा ली तो रूम में से हीट निकालेगा कम और देगा ज्यादा। तो एसी का जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल रेफ्रिजरेटर जैसा ही है। हाँ, उसमें जो आउटडोर यूनिट होती है, आपको याद बेटा एसी के अंदर एक यूनिट अंदर लगती है और एक यूनिट बाहर लगती है। तो अंदर वाली जो यूनिट होती है वो रूम में से लगातार हीट निकालती रहती है और जो बाहर वाली यूनिट होती है जो बड़ा खिड़की या किसी होल के थ्रू अपन बाहर लगाते हैं वो वाली जो है बड़ा वहां से लगातार हीट बाहर निकलती रहती है। रूम में से अगर 1000 जूल एनर्जी लेगा तो एसी बाहर कितने निकालेगा? 1100 1200 ऐसी जूल एनर्जी निकालेगा। और जो एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी वो कहां से आएगी? वो उस एसी पर वर्क डन है, किसका? उस इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स का। आई होप यू गेट द पॉइंट। बट आपको बात तो समझ में आई गई।
यहां पर हम एक अच्छी सी टर्म और डिफाइन करते हैं, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, रेफ्रिजरेटर के कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे? बीटा से। एंड इट इज सिंपली डिफाइंड एज, कोई परसेंटेज नहीं है, इट इज सिंपली डिफाइंड एज रेफ्रिजरेटर कितनी ज्यादा हीट निकाल पाता है अपने अंदर पड़ी हुई जो ऑब्जेक्ट है उनमें से कम कितने वर्क डन से। सुनो इस बात को, कौन सा रेफ्रिजरेटर बढ़िया होगा, मतलब ये तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है, किस रेफ्रिजरेटर की परफॉर्मेंस शानदार होगी? उस रेफ्रिजरेटर की परफॉर्मेंस शानदार होगी जो अपने अंदर पड़े हुए सामान में से ज्यादा हीट निकाले, ज्यादा से ज्यादा हीट निकाले कम से कम वर्क डन करने पर, इलेक्ट्रिसिटी कम से कम खाए और कम से कम इलेक्ट्रिसिटी खाकर अपने अंदर से ज्यादा हीट बाहर निकाले। Q1 बड़े से बड़ा, वर्क डन ऑन रेफ्रिजरेटर छोटे से छोटा। ये रेशो जितना ज्यादा बड़ा आएगा हम कहेंगे कि इस रेफ्रिजरेटर की परफॉर्मेंस उतनी ही बढ़िया है। लॉजिक समझ गए कि किस तरह से डिफाइन किया होगा? भाई रेफ्रिजरेटर का काम क्या है? रूम को गर्म करना काम है या अंदर पड़ी हुई चीजों को ठंडा करना काम है? आप बोलो सर परफॉर्मेंस तो ऑफकोर्स अंदर पड़ी हुई चीजों को ठंडा करना है। तो कितने बढ़िया तरीके से तुम रेफ्रिजरेटर के अंदर पड़ी हुई चीजों को ठंडा कर पाते हो, Q1 की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा हो, कम से कम बिजली खाकर उस रेफ्रिजरेटर की परफॉर्मेंस उतनी ही ज्यादा होगी। तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि बीटा इज सिंपली डिफाइंड एज Q1 अपॉन W। आई होप आप भूलोगे नहीं, आप इसको बड़े आराम से लिख सकते हो Q1 अपॉन W। बड़ा W को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं Q2 माइनस Q1। बेटा क्या लिख सकते हैं? Q2 माइनस Q1। और जैसा आपको प्रूव कर चुका हूं कि बेटा Q1 अपॉन Q2 इज T1 अपॉन T2, तो इट कैन रिटन एज T1 अपॉन T2 माइनस T1। T2 किसका टेम्परेचर और T1 किसका टेम्परेचर? T1 ऑफ कोर्स रेफ्रिजरेटर के अंदर का टेम्परेचर और T2 बेटा ऑफ कोर्स बाहर का टेम्परेचर, बेटा ऑफ कोर्स बाहर का टेम्परेचर। आई होप बेटा इस बात को समझ गए होंगे। तो बीटा इज सिंपली डिफाइंड एज टेम्परेचर अंदर का डिवाइड बाय बाहर का टेम्परेचर माइनस अंदर का टेम्परेचर। T1 कहां का? अंदर का, इनसाइड डिवाइड बाय आउटसाइड माइनस इनसाइड। बेटा दिस इज योर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। जैसे इस वाले एग्जाम्पल की बात करें, मैं आपसे पूछ बेटा इसमें कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगी? आप बोलोगे कि सर 1000 जूल एनर्जी खींच ली मैंने, अच्छी बात है बेटा, कितने वर्क डन पे? 100 के वर्क डन पे, 100 जूल के वर्क डन। जूल से जूल कैंसिल, बेटा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की वैल्यू आ गई है 10। जूल से जूल अगर कैंसिल है तो ऑब्वियस बात है कि ये एक यूनिट लेस डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ये एक जस्ट एक रेशियो है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आई होप यू गेट द पॉइंट। बट इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आपका 10। आई होप बड़ी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बढ़िया सा सवाल करते हैं जिसमें हम सारे के सारी बातें बेटा बड़े आराम से देख लेंगे। चलिए बेटा सुनिए, ये आपके पास बड़ा एक रेफ्रिजरेटर है, जिसका टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस है। सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो बेटा 27 डिग्री सेल्सियस है। बेटा कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहला सवाल, फाइंड COP। COP मतलब बेटा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। आपका जवाब होगा सर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होती है अंदर का टेम्परेचर -3 नहीं बेटा केल्विन में लिखो, -3 नहीं बेटा कितना 270 डिवाइड बाई बाहर का टेम्परेचर माइनस अंदर का टेम्परेचर। बेटा बाहर का टेम्परेचर माइनस अंदर का टेम्परेचर आ गया 30। सर सीधा माइनस क्यों कर दिया? केल्विन में क्यों नहीं लिख रहे? डिफरेंस निकालते हो ना तो केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में सेम ही आता है। बेटा मेरे ख्याल से कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इस केस में मेरे पास कितनी आ गई है? 9। कितनी आ गई है? 9।
इसी में अगला सवाल दूसरा, बड़ा इसमें दूसरा सवाल, हीट एक्सट्रैक्टेड इज 1000 कैलोरीज। रेफ्रिजरेटर के अंदर जो पड़ी हुई चीजें उसमें 1000 कैलोरीज हमने हीट एक्सट्रैक्ट की। देन फाइंड वर्क डन ऑन रेफ्रिजरेटर। बेटा वो रेफ्रिजरेटर पर कितना आपने वर्क डन किया, एंड हीट डिसिपेटेड। बेटा डिसिपेटेड मतलब निकाली है, हीट डिसिपेटेड बाय रेफ्रिजरेटर टू सराउंडिंग को उसने कितनी हीट दी। तो यार ये तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड टाइप सवाल हो गया, बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, इसमें कोई बड़ा खास बात तो है ही नहीं। हम एक लाइन में कर सकते हैं इसको, तो ठीक है। अंदर से इसने हीट निकाली है बेटा कितनी, Q1। कितनी बेटा Q1, 1000 कैलोरीज। 1000 कैलोरीज वर्क डन, 1000 कैलोरीज हीट बाहर निकालने के लिए कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ता है। बाहर जो हीट निकलेगी ऑफ कोर्स दैट विल बी Q1 प्लस W। पहले वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन के लिए हमारा ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस काम आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज 9 एंड इट इज कि कितनी हीट अंदर से निकाली है, कितनी निकाली बेटा 1000 कैलोरी डिवाइड बाय वर्क डन। तो बेटा वर्क डन की वैल्यू आ गई है 1000 डिवाइडेड बाय 9 कैलोरीज। तो इतना आपको वर्क डन करना पड़ेगा रेफ्रिजरेटर पर। कौन करेगा, जो भी इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है वो इतनी एनर्जी देगा, वो वर्क डन करेगा। सिंपल सिंपल। आगे चलें, कितनी हीट बाहर निकलेगी। अब बेटा मैं जानता हूं कि 1000 कैलोरी तो तूने है ना अंदर जो भी फ्रूट्स वगैरह पड़े थे, वेजिटेबल पड़े थे, उनमें से निकाल ली, प्लस तुझ पर इलेक्ट्रिसिटी का वर्डन और हो गया। वो कितना है 1000/9। बेटा दिस कम्स आउट टू बी 10,000/9 कैलोरीज। इतनी हीट बेटा तो बाहर निकाले। आई होप दोनों आंसर आ गए। ये Q2 हम डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, मैं आपको सिखा चुका हूं कैसे। मैं आपको सिखा चुका हूं कि Q2/Q1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू T2/T1। Q2 जो बाहर हीट निकली है डिवाइड बाय Q1 जो अंदर से हीट बेटा बाहर आने की कोशिश कर रही है। T2 बाहर का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में नहीं केल्विन में, कितना है बेटा 300। T1 अंदर का टेम्परेचर कितना 270, 0 0 कैंसिल, दिस इज 10/9। ऊपर गया तो Q2 बेटा वैल्यू वापस से आ गई वही 10,000/9। डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, एक ही बात है, ऐसे कोई अलग अलग बातें थोड़ी है। ये बेटा मोर और लेस तो एक ही बात है, कोई डिफरेंट बात थोड़ी इसके। तो इस तरह से हम सारी के सारी चीजें बड़े आराम से इसमें रिलेट कर सकते हैं, कोई इतना बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। आई होप यू गेट द पॉइंट। आगे चलते हैं।